अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में इंतहाई अहम खबर सबसे पहले हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। ख़बर यह है कि ईरान में अमरीकी शहरियों की गिरफ्तारी का जो मामला है वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कशीदा बनाने में, जैसा कि आप जानते हैं, कि इंतहाई अहम नुक्ता रहा। लेकिन ये मामला अब हल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी बैंकों को 6 अरब डॉलर्स की जो मुंजमद ईरानी रकम है वो कतर मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। अमेरिका ने यह फैसला ईरान में ज़ेर हिरासत 5 अमरीकी कैदियों की रिहाई की खातिर किया है। एक माहदे के तहत ये फैसला किया जाएगा, इस पर अमल दरामद होगा। इसके साथ ही साथ बाइडन इंतज़ामिया अमेरिका में कैद 5 ईरानी शहरियों को भी रिहा करने पर रजामंद हो गई है। नाज़रीन, जो ईरानी वजारत ख़ारिजा है उसका कहना यह है कि अमरीकी कैदियों की रिहाई में तकरीबन 2 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है, यानी फ़ौरन की रिहाई नहीं हो रही होगी। रवां साल मार्च में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल नहयान ने यह इशारा दिया था कि वाशिंगटन के साथ कैदियों के तबादले का माहदा जो है वो बहुत करीब है, लेकिन अमेरिका ने इस बयान को गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। खलीज में अमरीकी फ़ौज की बढ़ती हुई तादाद पर भी ईरान को शदीद तशवीश है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ईरानी रकम की मुंतकिली और फिर ये जो कैदियों का तबादला है, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आती दिखाई देगी आने वाले कुछ वक्तों में। ये जो ये जो मुंजमद असासे हैं जो कतर के हवाले किए जा रहे होंगे, कतर मुंतकिल किए जा रहे होंगे, इस पर कैदियों का मामला है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, एक पैकेज देते हैं। फिर हमारे साथ जी शाहिद कियानी साहब मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के लिए। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक। बाइडन इंतजामिया ने ईरान में कैद 5 अमरीकियों की वतन वापसी की राह हमवार करते हुए बैनुल अक़वामी बैंकों को अमरीकी पाबंदियों के खौफ के बगैर 6 अरब डॉलर की मुंजमद ईरानी रकम जनूबी कोरिया से कतर मुंतकिल करने के लिए मुकम्मल इजाजत दे दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया के इस इकदाम से यूरोपीय मशरिक़ वस्ता और एशियाई बैंक जनूबी कोरिया में मुंजमद रकम को तब्दील करने और उसे कतर के मरकजी बैंक में मुंतकिल करने में अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं होंगे, लेकिन इस रकम को इंसानी हमदर्दी के सामान की खरीदारी के लिए ईरान के इस्तेमाल के लिए रखा जाएगा। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि और हम ईरान में कैद तमाम अमरीकियों की रिहाई तक काम जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने मजीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान नासिर कनानी ने भी गुज़िश्ता रोज ब्रीफिंग में बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान तय पाने वाले समझौते की बुनियाद पर उम्मीद है कि कैदियों का तबादला बहुत जल्द अंजाम पाएगा। तर्जमान का कहना था कि ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के हवाले से तय पाने वाले माहदे के तहत हमें अब तक जो इकदाम दिखाई दिए हैं, हमें रकम के तबादले और उस पर दस्तरस की पूरी उम्मीद है। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस छूट पर गुज़िश्ता हफ्ते दस्तखत किए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि रवां माह के आगाज में तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत ईरान में कैद 5 अमरीकी शहरियों को रिहा किया जाएगा, जबकि इसके बदले में जनूबी कोरिया में मुंजमद ईरानी असासों में से 6 बिलियन डॉलर की रकम जारी कर दी जाएगी। जनूबी कोरिया के ज़राए अबलाग ने इस वक्त बताया था कि जनूबी कोरिया में मुंजमद किए जाने वाले ईरानी असासे ईरान मुंतकिल करने के लिए स्विट्जरलैंड के मरकजी बैंक में मुंतकिल कर दिए गए थे। ईरान ने कहा था कि तबादले के इस माहदे के तहत वाशिंगटन अमरीकी जेलों से कुछ ईरानियों को भी रिहा करेगा। ईरान में कैद अमरीकियों में से एक कैदी के वकील ने बताया था कि ईरान ने 4 जेर हिरासत अमरीकी शहरियों को तेहरान की वेन जेल से घर में नजरबंद रहने की इजाजत दे दी है, जबकि 5वां कैदी पहले ही से घर में नजरबंद है, जिनमें ताजिर सयामिक नमाजी, इमाद शर्बी और माहिर माहौलियात मुराद तहवास शामिल हैं, जो बरतानवी शहरी भी हैं। सयामिक को 2015 में हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें जासूसी के इल्जाम में 10 बरस कैद की सजा सुनाई दी गई थी। रिपोर्ट आपने देखी, इसी रिपोर्ट पे बात करेंगे जी शाहिद कियानी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ ममालिक में, और इस वक्त वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा शाहिद साहब, पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि कितना अहम है ये ऐलान किया जाना अमेरिका की जानिब से, और 5 कैदी, ये कैदी क्यों इतने अहम थे अमेरिका के लिए? सिर्फ इसलिए अहम थे, जैसे कि कहा जाता है कि अमेरिका अपने हर शहरी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, उसकी कदर करता है, वो कहीं मुसीबत में हो तो उसको वहाँ से निकालना चाहता है, सिर्फ इसलिए, या इन कैदियों का कोई और बैकग्राउंड है? हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे।
मैं आपको जी ये बताऊं कि इसमें ये जो कि जी कितने अहम हैं ये शहरी, वो इस वक्त इसकी इसकी इतनी अहमियत नहीं है। असल में ये जो इस वक्त जो कैदियों को छोड़ना और ईरान के तो जो फ्रीज हुए हुए जो पैसे हैं साउथ कोरिया में रखे हुए हैं, उनका उनको उनको ट्रांसफर करके और कतर में लेकर आना, इसमें दाखिली पॉलिसी और खारजा पॉलिसी अमेरिका की दोनों दोनों बिल्कुल एक साथ हैं। उसकी मैं आपकी वजह बताता हूँ। खारिजा पॉलिसी में ये है कि आप ये देखें कि जो चीन ने ईरान को और सऊदी अरेबिया को आपस में मिलाया, उनकी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिज्यूम करवाया, वो कुछ छोटी बात नहीं थी। इससे काफी इम्पैक्ट हुआ अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी। दूसरी चीज है कि ईरान इस यूक्रेन की जंग के पूरे दरमियान जब जो जंग हो रही है, इसके अंदर ईरान और रूस की आपस में डिफेंस कोऑपरेशन बड़ी क्लोजली वॉच की गई है। ड्रोन्स जो थे ईरान ने एक्सेप्ट किए हैं कि मैंने उनको बेचे रूस को। ठीक। अब ये चीजें, दूसरी चीज है कि ये जो ईरानी जो अपने अमेरिकन जो हैं ईरानी ओरिजिन के लोग जो ईरान के अंदर अपना वो कैद किया हुआ है, इसके बड़ा एक डोमेस्टिक इसका बड़ा जो दाखिली है, इसका बड़ा बड़ा बड़ी इसकी सिग्निफिकेंस है। उसकी मैं रीजन बताता हूँ इस जी तरह जी। कि वहां पर अभी जो यहाँ पर जहां जहां भी ये जो हैं जो लोग ये ईरानी हैं अमेरिका के अंदर, वहां पर जो उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, कांग्रेस के मेंबर्स हैं या सेनेट हैं, उन पे बड़ा जोर डाला जा रहा है कि जिनको निकलवाएं। ये पॉन बने हुए हैं आपस में, अगर ईरान की और अमेरिका की नहीं बनती तो ये बेचारे ऐसी बिला वजह के इनको बंद किया हुआ है। दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका की ये इलेक्शन ईयर है, नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है। इसका बहुत ही ये एक नेशनल इंटरेस्ट में है ये चीजें। इसमें बहुत बड़ा बाइडेन गवर्नमेंट ने एक जो डिसीजन लिया है, पहले कांग्रेस को इन्फॉर्म किया उन्होंने, उनको इन कॉन्फिडेंस लिया कि जब हम ये करना चाहते हैं कि इनके जो पैसे हैं, ये जो साउथ कोरिया में पैसे हैं $6 बिलियन, ये वो पैसे हैं जो साउथ कोरिया ने देने हैं ईरान को, क्योंकि इन्होंने इन्होंने अमेरिका से पूछ कर तेल खरीदा है कि कई साल तक तेल खरीद रहे हैं सैंक्शंस के हटाकर। तो ये अब कतर को दिए जाएंगे, तो क्या कतर के बैंकों कतर में रखे इनको जाएंगे। अपनी और मर्जी से, अपनी मंशा से खर्च कर सकेगा जिस भी प्रोजेक्ट में, जिस भी जगह खर्च करना चाहेगा? ये इसके साथ भी आपको लगता है कि कोई शेक या कोई शर्त जो है वो लिख दी जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त ईरान के अंदर, वैसे भी ईरान अरसा दराज से, जब से ये खुमैनी हुकूमत आई थी उस वक्त से अब तक सैंक्शंस में है, जिसकी वजह से ईरानी सफर नहीं कर सकते, मेडिसिन नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। यहाँ पर इस वक्त जो ईरान के अंदर जो एग्रीकल्चर उसमें स्टम्प आया हुआ है, वहां पर क्या कहते क्या साली थी कई कई सालों से। तो ये जरूरी है कि ईरान जो है वो वहां पैसे रखेंगे, और अमेरिका ने कहा है कि हम वॉच करेंगे कि जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन चीजें खरीदी जाएं। वो एक अलग इशू है, लेकिन ये दे देना पैसे उनको दे देंगे। और देखिए रखें भी कहाँ पर है, कितना ये है कि कतर में रखें जिसके ताल्लुकात ईरान से और अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसी जगह रख दिए गए जहां पर ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पैसे निकालने में। अच्छा, तो ये बड़ी बहुत बहुत जरूरी चीज। और एक और बात है कि 2 साल से ईरान और अमेरिका बिहाइंड द सीन्स बातचीत कर रहे हैं। वो जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2018 में, इन्होंने खत्म कर दी जब ट्रंप को हुकूमत आई। वो भी एक ज्यादती थी, क्योंकि इंटरनेशनल ये इसमें बहुत सारे गारंटर्स थे, यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स लेकिन थे, अब उसमें भी कोई चाइना था, ये पेशरफ्त हो था। रही होगी इस जौहरी मुआहदे के हवाले से भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बातचीत तो होती रही तवील अरसे तक, लेकिन कुछ हतमी रिजल्ट्स आए नहीं उसके। तो भी आपको लगता है कि ये एक मामला अगर हल हो रहा है तो इस अहम मामले पर भी बात की जा रही होगी जौहरी मुआहदे को लेकर? जी बिल्कुल करेंगे, उसकी वजह कुछ ना कुछ होगा। इसकी वजह मैं बताता हूँ जी जी। कि अमेरिका नहीं चाहता कि बिल्कुल ईरान जो है वो रशियन लैब में चला जाए। ठीक है जी, इसलिए वो, और या चीन के साथ मिल जाए, जो कुछ चीन के साथ पता है उनके ताल्लुकात बड़े करीबी हैं, जी। ये नहीं चाहता। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ इस न्यूक्लियर डील पर पेश रफ्त हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी जो थिंक टैंक्स हैं कई, वो कह रहे हैं कि ये ज्यादती की गई थी ईरान के साथ, कि उनके साथ मायदा जो था फ्रीज कर दिया गया और खत्म कर दिया, इसमें अमेरिका निकल गया। क्योंकि ये देखें, मैं बताऊं, अमेरिका एक कोई आम मुल्क नहीं है, एक सुपर पावर है। वो बैठकर एग्रीमेंट करता है, कई सालों की मेहनत के बाद करता है, फिर एकदम से कहता है जी मैं यहाँ से हट जाऊंगा। तो एक इमेज का ताल्लुक भी है।
तो और फिर जो यूरोपियन मुल्क हैं कई, जिनका ईरान के साथ किसी न किसी तरीके के साथ बिजनेस लिंक्स हैं, कमर्शियल लिंक्स हैं, ऑयल का लिंक है, वो भी खुश नहीं है कि एकदम से आपने ये एग्रीमेंट खत्म कर दी। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं कि प्रिजनर को छोड़ना और फिर इनको पैसे वापस करने। ये लिंक्ड है, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी ये एक पेज पर आ गई हैं अब। ये कब छोड़ेंगे आप, जिस तरह किसी ने कहा जी 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन मेरी अब ये ख्याल है कि क्योंकि बाइडेन गवर्नमेंट को पता है, बहुत बड़ी रिस्क ली है कि इलेक्शंस नवंबर में हैं, आपको पता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, तनकीद भी हो रही है, लेकिन देखिए तनकीद सिर्फ अपोजिशन रिपब्लिकन जो पार्टी इनके खिलाफ वो बोल रही है, लेकिन वो ये इन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड, प्रेसिडेंट बाइडेन की गवर्नमेंट ने कैलकुलेटेड ये डिसीजन लिया है जिसमें ठीक है, नेशनल बड़ा इंटरेस्ट शामिल है। कैलकुलेटेड ये डिसीजन है। बहुत शुक्रिया। इस डिसीजन के हवाले से आप बात कर रहे थे, शायद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर, हमें समझा रहे थे कि क्यों ये कैदी जो हैं ये इतने अहम थे, किस तरह से एतमाद में लिया गया। इस सिलसिले में अमेरिका ने वहाँ मौजूद, अमेरिका के अंदर मौजूद अपने थिंक टैंक्स को, बाकी लोगों को, और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि अब ईरान और जो अमेरिका है उसके दरमियान जो एक जो जौहरी मुआहदे को लेकर बहुत तवील एक गुफ्तगू हुई है, उसमें भी कोई बड़ी पेशरफ जो है अब वो सामने आ सकती है इस एक एग्रीमेंट के हो जाने के बाद। इस पर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की, जो अमेरिका की जानिब से दी गई धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए रूस पहुंच गए हैं, जहां उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में हथियारों की फराहमी के हवाले से अहम मुआहदा मुतवक्के है। शिमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा, असलहा साजी की सनत और फ़ौज के आला हुक्काम भी किम जोंग उन के हमरा रूस पहुंचे हैं। नाज़रीन, मगरिब की जानिब से पाबंदियों की वार्निंग के बावजूद शिमाली कोरिया के रहनुमा रूस का दौरा कर रहे हैं, जबकि जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा इज़हारी यकजहती के लिए इस वक्त यूक्रेन पहुंच चुकी हैं। यूक्रेन ने मगरिब की जानिब से भारी जंगी इमदाद और F-16 तैयारों की फराहमी के ऐलान का खैर मकदम किया है, जबकि रूसी सदर ने खबरदार किया है कि तैयारों की फराहमी से मामला मजीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब मैदान जंग की बात करें तो यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया के करीब बहरा अस्वद में गैस और तेल की खुदाई करने वाले प्लेटफॉर्म रूसी फौज से छीन लिए हैं। इन इलाकों पर रूस ने 2015 में कब्जा किया था। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के रहनुमा की रूसी सदर से मुलाकात में क्या पेशरफ्त सामने आई है और फरीकैन को असलहे की बेदरेक फराहमी के नताइज क्या बरामद होंगे, इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हुमायूं खान साहब ज्वाइन करेंगे हमें, हम उनसे उनका तज्जिया जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अमेरिका की जानिब से दी गई धमकियों को नजरअंदाज करते हुए अपने अहम दौरे पर रूस पहुंच गए हैं, जहां उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात मुतवक्की है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग अपनी लग्जरी और बुलेट प्रूफ आर्म ट्रेन में सवार होकर रूस में दाखिल हुए। शुमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा के अलावा असलहा साजी की सनत और आला फौजी हुकाम भी उनके हमरा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि किम जोंग उनके हमरा फौजी क़यादत की मौजूदगी से ये इम्कान ज़ाहिर होता है कि रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान हथियारों की डील हो सकती है।
ताहम अमरीका समेत मगरबी ममालिक दोनों ममालिक की इस मुतवक्के डील पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जिसे रूस यूक्रेन जंग के तनाजुर में देखा जा रहा है। किम जोंग उन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान बातचीत का मकसद इंसानी इमदाद है, क्योंकि शुमाली कोरिया को खुराक और अद्वियात जैसी बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत का सामना है, जिसकी एक अहम वजह यह है कि शुमाली कोरिया की हुकूमत ने कोरोना वबा के बाद 2020 में अपनी सरहदों को सील कर दिया था। शुमाली कोरिया के सरबराह के दौरे रूस के दौरान स्पेस सेंटर पर रुकना इंतहाई अहम होगा, क्योंकि शुमाली कोरिया रूस से स्पेस प्रोग्राम में मदद लेना चाहता है। एक रोज कबल ही अमेरिका की जानिब से शुमाली कोरिया को रूस को हथियार फरोख्त करने के मुमकिन माहदे की सूरत में मजीद पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी गई थी। बाइडेन इंतजामिया का मौकफ है कि यूक्रेन पर हमले में नाकाम रूसी सदर शुमाली कोरिया रहनुमा से हथियारों की भीख मांग रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक शुमाली कोरिया की जानिब से रूस को हथियारों की फ्राहमी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफवर्जी होगी। अमेरिका यूक्रेन के खिलाफ रूस को फौजी इमदाद देने वालों से जवाब तलब करेगा। एक तरफ शुमाली कोरिया के रहनुमा रूस में मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने अचानक कीव का दौरा किया। यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए ये चौथा दौरा था, जो कि सलामती के सबब खुफिया भी रखा गया था। अपने दौरे के दौरान जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेनी हुकाम से मुलाकातों में गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई और यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के लिए की जाने वाली पेशरफ्त को सराहा। यूक्रेन को 1 साल कबल ही यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की उम्मीदवार का दर्जा मिल चुका है और वह इस साल इस मौजू पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद कर रहा है। उधर यूरोपीय कमीशन ने रूसी शहरियों पर रूस की रजिस्टर्ड गाड़ियों और ज़ाती सामान जैसे स्मार्टफोन्स, जेवरात और लैपटॉप के साथ यूरोपीय ममालिक में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरे जानिब यूक्रेनी फौज ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया के करीब बहरे अस्वद में रूस से गैस और तेल की खुदाई करने वाले प्लेटफॉर्म पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिस पर मास्को की अफवाज ने 2015 से कब्जा कर रखा था। जबकि रूसी सदर ने अमेरिका और मगरब को खबरदार किया है कि यूक्रेन को F-16 तैयारों की फराहमी से तनाज़ा मजीद बढ़ जाएगा। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। हम बात करेंगे मुल्क के आम अफराद की जिंदगी पर, आलमी उफक के बदलते हुए हालात और नजरियात पर। मुल्क का सियासी और मुआशी मंजरनामा क्या कहता है? पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार कितनी तेज है? खुशियों के लम्हात पर भी होगा तबादला ख्याल। शहरे इक़्तिदार क्यों है? तमाम अहम खबरों का महवर। गर्द में अटे हुए तारीखी औराक पर भी होगी हमारी नजर। किस्से जो कभी बयां न हुए,
सकाफतें जो कभी आम ना हुई। कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिज़ाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलवों पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. फितना फैलाने वाले लोग वो कभी भी बाज नहीं आते। इस बार भी उन्होंने यही किया है। मेरे बाबा कोई खेल खेल रहे हैं। ये बीमारी जल्द ही पाया तख्त को अपनी लपेट में ले लेगी। होने वाले धमाके आपके बादशाह हजरात के हुक्म पे किए गए। बादशाह हजरात को किस चीज की धमकी देकर उस दस्तावेज पर दस्तखत करवाए गए? बादशाह हजरात के बदले शहजादे सबाहद्दीन को माफ किया जाए और वलीअहद करार दिया जाए। बहुत हुआ, जंग होगी। किसने तुम्हें इसमें शामिल किया? आज रात बहुत मुश्किल होगी बादशाह। बाबा, मुझे बाबा कहने की जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं सबको जमा करो और हमले की तैयारी करो। फिर अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर एक भी बम फटा तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल तबाह कर दूंगा। जुल्फुल इस्माइल बादशाह को गिरफ्तार कर लें। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं अभी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। शिमाली कोरिया के रहनुमा अमेरिका की जानिब से दी गई धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए पहुंचे हैं जी रशिया। अब ये मुलाकात कैसी रहेगी और इस मुलाकात के नताइज क्या हो सकते हैं, ये हम जानेंगे। हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं जी इंटरनेशनल अफेयर्स की, वीडियो लिंक पे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब।
जी वालेकुम सलाम आसमा, थैंक यू जी। उमाई साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो आई नो आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बावजूद आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर, इसके लिए बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। लेकिन उमाई साहब खबर बड़ी अहम थी और ख़बर यह है, जैसा कि हमने अभी पैकेज भी दिखाया, शिमाली कोरिया के रहनुमा पहुंचे हैं, बड़ी सारी धमकियां दी गई अमेरिका की जानिब से, न सिर्फ उनको बल्कि रशिया को भी, लेकिन इसके बावजूद वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं। किस तरह से देखते हैं उनके इस इक़दाम को आप? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। जी थैंक यू आसमा। ये बेसिकली तो एक्सक्यूज मी, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खबर बहुत अहमियत की हामिल इसलिए है कि ये अब दो वो ऐसे मुल्क हैं जिसपे अमेरिका जो है वो बड़ा शिद्दत से अपने गम और गुस्से का इजहार करता है। रूस का, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जंग उसने जो है वो शुरू की हुई, और दूसरा शिमाली कोरिया का जो बड़े ऐसे सैंक्शंस का शिकार है और उसके जो है सफारती ताल्लुकात भी नहीं, और इस तरह की बहुत सारे मामला हैं जिसमें उसके जौहरी प्रोग्राम को लेके, उनके मिसाइल प्रोग्राम को लेके, इंडियन ओशन या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो है जापान और जो है साउथ कोरिया के मुख्तलिफ मामला हैं, उनको देखते हुए अमेरिका की तरफ से जो है वो अक्सर उनको जो है वो धमकियां मिलती रहती हैं। तो उस सेंस में ये अहमियत का हामिल है कि जो किम जोंग उन है, उन्होंने फैसला किया इस वक्त जब दुनिया बहुत ज्यादा रूस को क्रिटिसाइज कर रही है, तो फैसला किया कि वहां पे रूस जाने का, और ना सिर्फ जाने का बल्कि वहां पे उनके साथ जो डेलीगेशन गया और जो लोग उनके साथ गए, वो एक बड़ी तादाद में उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे या वो जो उनकी बाकी मिनिस्टर्स थे, उनको वो साथ लेके गए, जिसमें उम्मीद यही थी, जिस तरह आपके पैकेज में भी बात की गई, कि वो असले की जो है वो फरोख्त जो है वो रूस के साथ करेंगे। और रूस जो है इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर, चूंकि यूक्रेन की जंग की वजह से आया हुआ और उसके पास असले की कमी है, तो मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के साथ उसने बहुत सारे इस किस्म के मामला तय करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे उसमें उसकी जो दिफाई जरूरियात है वो पूरी। ममालिक के साथ तो किसी न किसी हद तक चले वो कर रहा है, और कहीं ना कहीं शायद उसकी इजाज़त भी वो समझता है कि है, लेकिन ये तो वो जानता है कि जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं उनके मुताबिक शिमाली कोरिया से हथियार वो नहीं खरीद सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात को समझा जा रहा है रशिया की जानिब से, इसके बावजूद आपको लगता है कि समझने के बावजूद ही कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका तो बार बार याद दहानी करा रहा है कि जी सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, आप नहीं खरीद सकते ये असले, इस तरह से आप एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते ऐसा कोई। देखें, इस तरह से तो और बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें ड्रोन्स खरीदने की जब बात हुई तो वो ईरान के ऊपर भी वो इस किस्म के इल्जाम लगा रहा है कि वो जो है रूस को वो बेच रहा है। लेकिन जो जिस सलामती कौंसिल का आपने जिक्र किया, उसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना रिगार्ड रूस करेगा, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी करारदाद हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल असूलों अमेरिका के। जा सकता है वहां पर दोबारा? क्या ये कह सकता है, प्रेशर डलवा सकता है रशिया के ऊपर? जी यकीनन अमेरिका तो अपनी तरफ से बेतहाशा कोशिश करेगा कि वो रूस के ऊपर और जो है सैंक्शंस या एम्बार्गोज लगाने की कोशिश करे, लेकिन जिस वक्त जिस जंग का हम जिक्र कर रहे हैं और वो इतनी प्रोलॉन्ग हो चुकी है और उसमें जो है मुख्तलिफ जरियों से जो है रूस को भी प्रेशर इस चीज़ का है कि यूक्रेन को जो है उसके जो इत्तेहादी हैं, यूरोपियन यूनियन के ममालिक का कर लें या अमेरिका का कर लें, असले की फरोख्त हो रही है बहुत ज़्यादा, और उससे जो है उसकी जंगी जो काबिलियत है रिटेलिएट करने की या दोबारा से अपने जो खोए हुए उसके जो इलाके हैं उसको वापस लेने की, तो रूस की और प्रेसिडेंट पुतिन को भी इस चीज का बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो इस प्रेशर को कम करने के लिए ऐसे बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं जिसमें वो अमेरिका को या उसके और बाकी इत्तेहादी ममालिक को ब्लेटेंटली जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वायलेट करके अपनी जो जंगी सलाहियत है। आपने हुमायूं साहब यहाँ इत्तेहादी ममालिक का जिक्र किया है, जाहिर है जो अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक हैं वो खुद को बहुत पावरफुल समझते हैं भी नो डाउट, कहीं ना कहीं अमेरिका की हिमायत की वजह से और कहीं ना कहीं अपनी मईशतों को लेकर भी। ऐसे एक मुल्क की बात कर लेते हैं, जर्मन की वज़ीर ख़ारिजा, वो पहुंची हैं यूक्रेन, और वो वहाँ जाकर उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, माली इमदाद भी दे रही हैं, असले देने की भी बात हो रही है। एक जानिब यहाँ पर अमेरिका एतराज़ करता दिखाई देता है कि जी उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, दूसरी जानिब जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं उनको खुली छुट्टी है कि वो कोई भी एग्रीमेंट ऐसा करते फिरें कि यूक्रेन के साथ, तो वो दरगुजर होना चाहिए सब। ये जो खुला तजाद है ये क्यों है, और क्या ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की नज़र में ये ठीक है जो किया जा रहा है, यूक्रेन की मदद और इधर से धमकियाँ रशिया को, ये सही है हुमायूं साहब? जी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक तो अगर आप देखा जाए उसमें तो इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं, क्योंकि यूक्रेन जो है एक सॉवरेन कंट्री था जिसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक
वायलेशन की गई, एग्रेशन की गई और उस पे जो है रूस ने जो है वो चढ़ दौड़ा और वो साल होने से ज्यादा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मॉरली अगर बात की जाए कि जिसमें अगर अमेरिका के और ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती हैं, उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, तो वो एक अलहदा बहस है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे अहम मुल्क तस्वर किया जाता है और जो यूक्रेन की जंग है उसमें उसने एक बहुत सबक सीखा है कि रूस के साथ जो उसके ताल्लुकात थे या उसके साथ जो उसकी गैस की खरीद और फरोख्त थी, उस तरह बहुत सारे मामला थे, वो उसने तकरीबन सारे मुनक़ता कर दिए और इस चीज़ का फैसला किया कि जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक या जो नॉर्मलसी थी या जिसके ऊपर वो बिलीव करते थे, जमहूरियत या डेमोक्रेसी या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात, उसमें उन्होंने सपोर्ट करना जो है वो मुनासिब समझा यूक्रेन को और उसके ना सिर्फ ये समझा बल्कि उसकी हैवी ली उसकी जो है सपोर्ट भी की, उसको असले की जो है वो फराहमी भी कर रहे हैं और हर इंटरनेशनल फोरम पे जो है यूक्रेन की जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आप मौजूद थे हमारे प्रोग्राम के लिए, वक्त निकाल रहे थे। हुमायूं खान साहब का तज्जिया आपने सुना। ये इंतहाई अहम खबर थी। यकीनी तौर पर जो दौरा किया जा रहा है शुमाली कोरिया के रहनुमा की जानिब से, अमरीकी धमकियों के बावजूद और बाकी ममालिक के एतराज़ात के बावजूद, अब देखना यह है कि इस दौरे के बाद जो एलामिया जारी होता है या जो मुआहदे सामने आते हैं वो क्या है और उस पर फिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को क्या एतराज़ात हो सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन ज़रूर कर रहे होंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हम करेंगे अब शिमाली अफ्रीका के मुल्क लीबिया की, जहां बहेरा रोम में आने वाले समुद्री तूफान डैनियल ने शहर डरना में तबाही मचा दी है। इस तूफान के बायस 2 डैम्स टूट गए हैं, जिससे 3000 से ज़्यादा अफराद हलाक और 10,000 के करीब लापता हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक लीबिया के साहिली शहर में 1 लाख के करीब मकानात गिर चुके हैं। हर तरफ मलबे के ढेर हैं। साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और कसीर मंजिला इमारतें मुनहदिम होने के वाक़यात रूनुमा हुए। ये भी बताया जा रहा है कि डैम से बहने वाला पानी सैकड़ों अफराद को समंदर में बहा ले गया है। डैम के अतराफ में आबादियाँ मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब हैं। 7000 ख़ानदान अभी भी महसूर हैं, जिनकी मुंतकिली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लीबिया की हुकूमत ने साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज करके बैनुल-अक़वामी और मकामी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील की है। लीबिया की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क को इस वक्त बदतरीन कुदरती आफत का सामना है। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और फ्रांस समेत दीगर मुल्कों ने मुतासिरीन के लिए इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बहरे रूम से आने वाले समुद्री तूफान डैनियल ने लीबिया के मशरकी शहर दरना में तबाही मचा दी। लीबिया में तिब्बी हुकाम ने तस्दीक की कि डैनियल नामी समुद्री तूफान के बायस हलाकतें 3000 से तजावुज कर गई हैं, जबकि 10,000 अफराद लापता हैं। लीबिया में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस और हिलाल अहमर सोसाइटी के सरबराह तिमर रमजान ने जर्मन नशियाती इदारे से गुफ्तगू में बताया कि शुमाली अफ्रीकी मुल्क बड़े पैमाने की तबाही का सामना कर रहा है, जिसका मुकाबला करना लीबिया की हुकूमत के बस में नहीं। तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई और पानी आबादियों को अपने साथ बहा ले गया। दरना के अलावा मुख्तलिफ मज़ाफ़ात में भी बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचा है। साहिली इलाके में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तौदे गिरने और इमारतें मुनहदिम होने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। लीबिया की हुकूमत ने दरना, शहाद, बैजा और इसके करीबी इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है और इमदादी कामों के लिए आलमी इदारों से मदद की अपील की है। मुल्क के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और तालीमी इदारों में सरगर्मियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई हैं। इमदादी इदारों के मुताबिक आफतज़दा इलाकों में कमो पेश 7000 ख़ानदान महसूर हैं, जिन तक इमदादी इदारे नहीं पहुँच सके। लीबिया की वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुल्क में आने वाली आफत इंतहाई हौलनाक और भयानक है, जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। सैलाबी रेलों की शिद्दत की वजह से आफतज़दा इलाकों में 2 डैम टूट चुकी हैं, जबकि मज़कूरा इलाके में 12-12 मंजिला इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। इस वक्त पूरे महल्ले और आबादियां ज़ेराब हैं, जबकि कई महल्लों के रिहायशियों को सैलाब समुंदर में बहा कर ले गया है।
तुर्की ने गुज़िश्ता रोज इमदादी कारकुनों के साथ 3 तैयारे रवाना किए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने भी मशरकी लीबिया में इमदादी टीमें भेजने का वादा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के एक तर्जमान ने मुतासरीन के साथ हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए बताया कि वाशिंगटन अक़वाम मुत्तहिदा और लीबिया के हुकाम के साथ मिलकर इमदादी कामों में मदद कर रहा है। फ्रांसीसी सदर ने लीबिया की आवाम के साथ यगानगत का इजहार करते हुए कहा कि उनका मुल्क हंगामी इमदाद फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। लीबिया 2011 में मामर कज़ाफ़ी का तख्ता उलटने के बाद से खाना जंगी का शिकार है। ये मुल्क कबायली मलेशियाओं, जिहादियों और जराइम पेशा अफराद के दरमियान मैदान जंग बना हुआ है। खाना जंगी के शिकार मुल्क में मुतहारिब ग्रुप्स को बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल है। मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत का निज़ाम तबाह होने के बायस मौजूदा हुकूमत को भी समुद्री तूफ़ान जैसे चैलेंज से निपटने में मुश्किलात का सामना है। तूफ़ान ने यूनान, तुर्की और बल्गारिया के कुछ हिस्सों को भी मुतासर किया, जहाँ 27 अफराद हलाक हो गए। आलमी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री तूफान डेनियल मिस्री साहिलों से टकराया जा चुका है, ताहम इसकी शिद्दत में काफी कमी आ गई है। समुद्री तूफान टकराने से साहिली इलाकों में तेज हवा, धुंध और घने बादल छाए हुए हैं। मिस्री महकमा मौसमियात के मुताबिक सईद और काहिरा गर्द उलू तेज हवाओं की जद में हैं, जबकि बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम के जुनूब में फिजाई हमलों में 46 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में तकरीबन 5 महीनों से जारी जंग में ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा हलाकतें हैं। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज एक दूसरे के ठिकानों पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। दोनों फोर्सेज मुल्क पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। मुल्क में 15 अप्रैल को शुरू होने वाली जंग में तकरीबन 7,500 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस जंग के बायस सूडानी दारुल हुकूमत से 2.8 मिलियन से ज्यादा लोग नकल मकानी कर चुके हैं। दारुल हुकूमत के अलावा लड़ाई बुनियादी तौर पर दारफोर के मगरबी इलाके में मरकूज रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मजबूरी तौर पर 50 लाख से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें से 10 लाख सरहदों के पार हैं। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में किश्ती हादसे के वाक़या अब न सके। एक और अफसोसनाक वाक़या में मसनूई झील में मुसाफिर बरदार कश्ती उलट गई, जिसके बायस 26 अफराद अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे, जिनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। बैनुल अक़वामी खबर रसादारी की रिपोर्ट के मुताबिक ये गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कश्ती उलटने का दूसरा बड़ा वाक़या है। हुकाम का कहना है कि बदकिस्मत कश्ती में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जो मसनूई झील पर कश्ती के जरिए अपनी ज़रई ज़मीनों पर जा रहे थे। हुकाम का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में सवार 30 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दीगर लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश को जदीद हथियारों की फ़रोख्त और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ढाका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटेलाइट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के जो 2 एग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन किए हैं। इसके अलावा बांग्लादेशी सेटेलाइट कंपनी और फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी के मबैन सेटेलाइट सिस्टम से मुतालिक ताउन के मुआहदे भी दस्तखत किए गए हैं। 33 साल के दौरान किसी भी फ्रांसीसी सदर का ये पहला दौरा है। नाज़रीन, बांग्लादेश 2030 तक अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने का इरादा रखता है, जिसके लिए उसने भारतीय साख्ता तैयारों के बजाय चीन से J7 जदीद लड़ाका तैयारे जो हैं वो खरीदे थे, और अब उसने फ्रांस के यूरोफाइटर्स और राफेल तैयारों पर नजरें जमा रखी हैं। फ्रांसीसी सदर के इस दौरे से तैयारों की खरीदारी के लिए राह हमवार होने में मदद मिली है। ताहम बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के एक ओहदेदार का इस बारे में कहना है कि मुल्क में आम इंतखाबात के बाद ही इसमें मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन हो सकेगी। बांग्लादेश का पहला सेटेलाइट भी फ्रांसीसी कंपनी ने बनाया था। नाज़रीन, और अब दोनों ममालिक दूसरे सेटेलाइट की तैयारी समेत बाहमी ताउन के दीगर मुआहदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस सारे मामले पर फ्रांस और बांग्लादेश के दरमियान जो ताउन बढ़ता दिखाई देता है, इस पर आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे आज। फ्रांस के सदर मैक्रोन बांग्लादेश के साथ बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए ढाका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटेलाइट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए 2 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दस्तावेज़ात पर ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। इस तकरीब में बांग्लादेश की इक़्तिसादी ताल्लुकात डिवीज़न और फ्रांसीसी तरक्याती एजेंसी के दरमियान शहरी नज़्म नस्क और बुनियादी ढांचे के प्रोग्राम में इस्लाहात से मुताल्लिक क्रेडिट सहूलत के मुआहदे पर दस्तखत किए गए।
इसके अलावा बांग्लादेश सेटेलाइट कंपनी लिमिटेड और फ्रांस की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SAS के दरमियान 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट सिस्टम से मुतालिक ताउन के लिए एक खत पर दस्तखत किए गए। इससे कबल शेख हसीना और मिस्टर मैक्रून ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के नए शोबों को तलाश करने के लिए बातचीत की। मैक्रून 33 साल के दौरान बांग्लादेश का दौरा करने वाले पहले फ्रांसीसी सदर हैं जो नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास में शिरकत के बाद ढाका पहुंचे थे। फ्रांसीसी सदर के इस दौरे को खास अहमियत दी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश अपने 2030 के अहदाफ के तहत मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाने का इरादा रखता है और मंसूबे के तहत बांग्लादेशी फिजाइया पहले ही चीन से J7 लड़ाका तैयारे अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है, लेकिन अब वो अपनी फिजाइया को मजबूत बनाने के लिए जदीद जंगी तैयारे खरीदना चाहता है और उसके लिए वो फ्रांस पर नजरें जमाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफोन और डिसाल्ट और राफेल लड़ाका तैयारों की फ्राहमी का मुआहिदा हासिल करने के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रून ढाका पहुंचे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने माली साल 2017-18 में 8 मिलियन एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर जारी किए थे। इस टेंडर की दूसरी किस्त में मजीद 4 तैयारों का ऑर्डर दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने मकामी हल्के जंगी तैयारे को भी मैदान में उतारा है और वो अपनी जोग्राफियाई मुनासबत से फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ताहम बांग्लादेश इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा और उसका झुकाव यूरोपीय इलाका तैयारों की तरफ है। बांग्लादेशी फिजाइया के एक ओहदेदार ने बताया कि बांग्लादेश मुमकिन तौर पर यूरोपीय तैयारों का इंतखाब करेगा, लेकिन अगले इंतखाबात से पहले कुछ भी हतमी नहीं है। फ्रांस और बांग्लादेश के ताल्लुकात में पिछले कई सालों में नुमाया फिरोग देखने में आया है और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत 3 बिलियन यूरो से ज्यादा की है। बांग्लादेश का पहला सैटेलाइट फ्रांसीसी कंपनी ने बनाया था और अब ये दोनों ममालिक बाहमी ताउन को मजीद फिरोग दे रहे हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह निगहबान। कल-ए-आदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अहम कमांडर बादशाह खान अफगानिस्तान में मारा गया। बादशाह खान कल-ए-आदम तंजीम के मुफ्ती नूर वली का दस्तेराज था जो इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल और पाकिस्तान फोर्सेस पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्द बादशाह खान बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। मलेशिया में कोर्ट ऑफ अपील ने साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक की करप्शन के केस में हाई कोर्ट की जानिब से बरीद को बरकरार रखा है। नजीब रज़ाक को वन मलेशिया डेवलपमेंट बहराड फंड करप्शन के केस में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। अमरीकी खबर इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बरीयत के बावजूद नजीब रज़ाक जेल में ही रहेंगे क्योंकि इनको करप्शन के एक और केस में 12 साल कैद की सजा हुई है। नजीब रज़ाक के वकील शफी अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अदालत बराए अपील ने बरीयत के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अपील को मुस्तरद कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने मुकर्रर मुद्दत के दौरान अपील के हक में दरकार दस्तावेजात जमा नहीं कराई। अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर इजाफा होने लगा, जिसके बायस इंतजामिया ने नए कोविड बूस्टर्स की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मेडिकल कंपनियों के नए बूस्टर्स कोरोना के XBB वेरिएंट को हदफ बना रहे हैं। इस हवाले से फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर का कहना है कि वैक्सीनेशन अवामी सेहत के लिए अहम है। कोविड के खिलाफ मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ के लिए बूस्टर जरूरी है। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे भी कोविड वैक्सीन की खुराक के कम से कम 2 माह बाद बूस्टर के अहल हैं। मिस्र में वजारत तालीम ने तालिबात का चेहरा ढांपने पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि सर ढांपने को इख्तियारी करार दे दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र की वजारत तालीम का कहना है कि तालिबात के सर ढांपने के लिए भी सिर्फ तालीमी बोर्ड का मंजूर शुदा रिंग और डिज़ाइन काबिल कबूल होगा। सर ढांपने के लिए वालिदैन या सरपरस्त की आगाही और पेश की इजाजत जरूरी होगी। पाकिस्तान में आज़रबैजान के सफीर खिजर फरहादूफ ने निगरान वफाकी वजीर मनसूबाबंदी मोहम्मद समी सईद से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई और इक्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। निगरान वजीर मनसूबाबंदी ने सेहत के शोबे में ताउन के मौके तलाश करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। आज़रबैजान के सफीर ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता 1 साल से जारी परवाज़ों के जरिए तकरीबन 50,000 अफराद ने आज़रबैजान का दौरा किया। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन दो तरफा बहरी मश्क नसीम अल बहर और डेरा साहिल सऊदी अरब के शहर अल जबेल में इख्तिताम पजीर हो गई। बहरी मश्क नसीम अल बहर में दोनों ममालिक के जंगी जहाज और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के जहाज़ों ने हिस्सा लिया। बहरी मश्क का साहिल में दोनों ममालिक की मेरीन्स और स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में रवायती और गैर रवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका मेरी टाइम्स ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। पाक बहरिया, सऊदी बहरिया और फिजाया के यूनिट्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया